नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। आज यूपीएससी का जो पेपर था जो पीटी, तो कैसा रहा आज का पेपर। ये जो पेपर बना है ये जीएस के लिए बना है। जीएस में एक एक सब्जेक्ट वाइज ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ पॉलिटी का। तो मैं सबसे पहला सब्जेक्ट ले रहा हूँ पॉलिटी, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है। इतना जल्दी किसी के हिम्मत नहीं है कि सबके आंसर की जारी करें। आंसर की वगैरह जारी होगी, काफ़ी देर शाम तक जारी होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका कट ऑफ बाकी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज का पेपर एनालिसिस कर रहा हूं मैं आपका पॉलिटी सब्जेक्ट का। जितने मेरे स्टूडेंट थे जिनको मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी, मुझे नहीं लगता 15 क्वेश्चन लगभग आए थे, और करंट अफेयर मिला करके थोड़ा सा। तो करंट 15 क्वेश्चन तो सीधे कोर सब्जेक्ट से थे, और वो 15 क्वेश्चन जो थे उसमें से 15 के 15 सही किए होंगे बच्चों ने। ठीक है, चलो एनालिसिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, मेरा सेट ये था, सी था। ठीक है, चूंकि मैं इस पर कॉन्फिडेंस हूँ पूरा। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, अब आप सबको पता है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि संसदीय व्यवस्था सरकार की दो एक ऑप्शन देखो, संसद के सभी राजनीतिक दलों को सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो ये ऐसा नहीं होता। सरकार संसद पे उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोग द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। ये सारे गलत है, सिंपल। सही क्या आंसर है, सिर्फ एक ही है, सरकार संसद पे उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। देख लो आप, चाल करके उठा करके लोकसभा, या जो हमारी बेसिक तौर पर मंत्री पद किसके पर उत्तरदायी होती है, लोकसभा के लिए। लोकसभा का मतलब सरकार, संसद, संसद का लोकसभा आता है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो सिंपल है, यही बहुत आसान है, कई बार करवा चुका हूं। यहां तक कि ये आधे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने जो 10 सीरीज लेकर के आया, तो वहां से क्वेश्चन से जो सीरीज में करवा रहा था आपको यूट्यूब पर, राज्य के निश्चित तत्व जो है, जिसमें हम क्या कहते हैं, कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है। अगला इसकी, क्योंकि इस घिसा पीटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। बिल्कुल, मूल ढांचे में संघवाद है, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार, लोकतंत्र है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन। बिल्कुल, जो जुडिशियल रिव्यू होता है, क्यों होता है कि अगर मान लीजिए इनसे संबंधित कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, तो तय है अगर वहाँ पर इनसे संबंधित कोई प्रावधान टकराव होता है, या आपके अधिकारों के साथ हनन होता है, या संविधान से छेड़छाड़ होती है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उसको खत्म किया सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, दोनों होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि गांधी, ये आपके क्वेश्चन पूछा बेसिक तौर पर, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी वहां क्वेश्चन पूछा कि गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। एक है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, दूसरा वर्ग संघर्ष, तीसरा निजी संपत्ति की समाप्ति, चौथा आर्थिक नियतिवाद। तो देखो यहाँ पर कुछ लोगों का जो ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्थिक नियतिवाद होगी, तो मैं इस पे मतलब इसको मैं नहीं मानता। मैं जो मानता हूँ, जो एक जो, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा सोच करके, कि अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राज्यों के पास कम से कम शक्ति हो, ज्यादातर अब ग्राम पंचायतों को बनाइए, ग्राम पंचायत तो करिए, गांधी जी कहते थे। और मार्क्स क्या कहता था कि राज्य तो बेवकूफ बनाने वाली चीज होती है, राज्य चूंकि कुछ हाथों में होती है और पूरे के पूरे जनता पर शासित करती है, तो फालतू चीजें। तो ये एक अच्छा बन सकता है, बाकी अभी इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, देख लीजिए क्या कि नहीं। इसके अलावा है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त मतलब नौकरशाही कुल मिला के ब्यूरोक्रेट्स क्या करता है, इसमें कार्यपालिका पूछना था एक प्रकार से सीधे। इस पे है कि संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला, या संसदीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला, राजनीति की स्थायित्व आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाला, या लोक नीति को कार्य। तो सिंपल, मेरा जो मानना है, अभी कोई आधिकारिक आंसर सीट नहीं, मेरा जो मानना है एक शिक्षक होने के नाते, वो है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, जो कार्यान्वित करता है, इंप्लीमेंटेशन लेता है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक और है क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ऐसा डायरेक्ट कहना बिल्कुल सही नहीं है। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव नहीं, ये भी गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग रखता है, तो ये भी कहना थोड़ा सा उचित नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि इससे एक अच्छा चीज़ है कि संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य प्रभागों से स्वतंत्र होकर उसको कोई विधिक प्रभाव नहीं है। याद रखना, अगर संविधान का भाग है बिल्कुल करेक्ट है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, अगर हम संविधान के किसी अन्य भाग से स्वतंत्र, इसका कोई विधिक प्रावधान नहीं। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ की मतलब जुडिशियल रिव्यू कर रहा होता है, कोई कर रहा होता है, तो इसको भी संज्ञान में लेता है। ये करेक्ट इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग अपना बता सकते हैं उस पर कमेंट बॉक्स पे। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि भारत के इस देखिए, संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में
कौन से सही हैं? ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, गलत है बिल्कुल, परिवर्तनीय नहीं है। ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने का, हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है 2 और 3, क्योंकि राज्य के जो सिद्धांत हैं, जो कानून बनाता है राज्य बिल्कुल बनाता है, तो प्रभावित करता ही करता है, तो बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर 2 और 3 होगा। ठीक, बाकी अपनी जो है चीज़ें आप दे सकते हैं नीचे, आपको कुछ लगता हो तो। इसके अगला क्वेश्चन है कि ये है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर याद रखना, किसी को मंत्री बनाए जाने के लिए विधानमंडल में ये नहीं कहा गया कि वहाँ का सदस्य हो या ना हो। ठीक है। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई व्यक्ति जो दंडित अपराध के अंतर्गत दोषित पाया जाता है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निहरक हो जाता है, भले वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। बिल्कुल, इसका रीजन ये है कि आप अगर 2 साल से ज़्यादा की सजा पा जाते हैं तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, निरर्हक हो जाते हैं, ऐसा जो कि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों हो सकता है, होगा ही। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल आह्वान कर सकता है। ठीक है। दूसरा चीज़, संविधान का भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को जाना अनिवार्य नहीं है। याद रखिए, यहाँ पर संविधान सभा 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों के बारे में प्रावधान नहीं करता, तो कहता है 2 बार मिलना चाहिए। संसद ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, 1 वर्ष में दिनों की संख्या न्यूनतम निर्धारित नहीं की गई है, ये बिल्कुल कि कितने दिन चलेगा। तो 1 और 3 इसमें करेक्ट आंसर जो है मेरे अनुसार से 1 और 3 आंसर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति है कहाँ पर? सिंपल है, संविधान संशोधन के विषय में, क्योंकि दोनों जरूरी है। सरकार को हटाना नहीं, कटौती नहीं, और नहीं अखिल भारतीय, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं सिर्फ कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है। चलिए, इसके अलावा ये संसद निधि से क्वेश्चन पूछा है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। वैसे इस पे तो ये अभी बदलाव किया गया था कि निधियाँ जो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के प्रयुक्त किया जाएंगी, और ये भी है कि SC ST के लिए कुछ चीज़ें निश्चित की गई इसमें। हाँ, इस पे एक चीज़ बिल्कुल टोटल गलत है कि एमपीलेट्स की जो निधियाँ होती हैं, संसद निधि, अगर इस साल नहीं खर्च होती तो अगले साल के लिए लैप्स हो जाती। बिल्कुल लैप्स नहीं होती है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो C और B गलत है। अब बचे आपके पास 1 और 2। चौथा ऑप्शन भी सही लग सकता है। कार्यान्वित करने के लिए कम से कम 10% कार्यों का जो जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। अब इसको अगर करेंगे, अगर ये सही हो जाएगा तो आपका ये सही है, अन्यथा आपका 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चूँकि मैं बहुत जल्दबाजी में था तो मैंने क्या लगाया? 1 और 2 लगाया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि D इसका भी आंसर हो सकता है, बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण? वही है, समता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 17। सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक। इसके अलावा भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक्करण किस में है? वो याद है करिए, आपको राज्य के निजी तत्वों में लिखा है, बार बार पढ़ाने के बावजूद नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री जो संसद बजट प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम आर्थिक रूपरेखा विवरण कहते हैं। वो किसमें है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 और 110 के में लिखा है, सारी चीज़ उसमें लेकर के आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इससे परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ सिंपल है, विधानमंडल द्वारा सरकार होती है, यही करेक्ट आंसर है इसका। इसके अलावा मूल अधिकारों से अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा करते हैं? उद्देश्य का में है, राज्य के निजी तत्व में भी है। ठीक है, लेकिन याद रखना आप कि यहाँ पर उद्देश्य का और राज्य के निजी तत्व में तो है, मूल कर्तव्य में भी हो सकता है। कैसे? कि व्यक्तियों का एक दायित्व है कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षित करें, तो ये भी तो एक अधिकार, बच्चों का अधिकार माना जाता है। चूंकि मैं लगाया हूँ केवल A, ठीक है, इसलिए लगाया क्योंकि इस पे मैं सोचा नहीं क्या 6 से 14 वर्ष का, तो मैं तो ये लगाया हूँ। अब देखिए क्या था आंसर, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैंने लगाया 1 और 2। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें विधिक सेवा, ये तो बाकी चीज़ें अलग है। ठीक, तो ये थे पॉलिटी क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं, और इसलिए कहता हूँ पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में सीधे सीधे 15% की भागीदारी सिर्फ पॉलिटी निभाई है। कल या परसों से सीधे बैच पूरा शुरू होगा पॉलिटी का, शानदार तरीके से। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, यकीन मानिए। तो मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, कल या परसों से शुरू हो जाए क्लास आपकी। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए। इसकी कट ऑफ जो है एनालिसिस में करूँगा सारे पार्ट बनाने के बाद प्रॉपर तरीके से। ठीक, कट ऑफ का वही मानिए आप लोग कि 48 to 49 क्वेश्चन, बस सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाने वाला।
क्योंकि लेवल जो था क्वेश्चन का वो काफ़ी अलग था। मैं टॉपिक वाइज आऊँगा तब आपको बताऊँगा। चलिए अपना ध्यान रखिए। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।